हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आज इस सेशन का सेकंड लेक्चर हमने मॉर्निंग में पढ़ाया है। तो जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और जैसे जैसे टोटल 100% लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल एनसीईआरटी में एक हेडिंग है और उसमें जो कुछ भी दिया है उसको हम लोग पहले समझेंगे और फिर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन दोबारा उसको डिक्टेट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात इस हेडिंग में ये दी हुई है कि अगर हमको सेल की स्टडी करनी है तो टिपिकल सेल कौन होती है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। टिपिकल प्लांट सेल, अगर हम टिपिकल प्लांट सेल की बात करेंगे तो टिपिकल प्लांट सेल के नाम पर ओनियन पील सेल, ओनियन पील सेल की स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम टिपिकल एनिमल सेल की बात करेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, दो बातें ये हो गई। तो हम लोगों को अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ कंपेयर में बातें पढ़नी है। क्या क्या देखते हैं। अगर हम किसी टिपिकल प्लांट सेल की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल में सबसे बाहर बाहर जो हमको लेयर मिलती है वो वास्तव में सेल वॉल होती है। और सेल वॉल ये आउटर बाउंड्री है किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल की। और इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो सेल वॉल के नीचे हमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये कहां है? तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जस्ट बिलो सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में कहानी थोड़ी सी अलग होगी। क्या? मान लेते हैं कि ये कोई एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में हमको बाहर सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगी। और सेल मेम्ब्रेन ही क्या है? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक कंपेयर में बात आ गई कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एनिमल सेल को देखेंगे तो एनिमल सेल में हमको बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी एज ए डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल में हमको सबसे बाहर क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी। उसके नीचे हमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। लेकिन चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होता जरा देखते हैं। दोनों में दोनों में हमको सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा। डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इस डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस है। तो चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में हमको डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और जिसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, बस खास बात यह है कि न्यूक्लियस के बारे में तीन बातें याद रखेंगे। पहली बात तो ये
कि ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात यह है कि इसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के नाम पर हमको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। इस आधार पर कि जो पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है या डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, इस आधार पर क्या होता है, इस आधार पर सेल दो कैटेगरी की होती है। इस आधार पर सेल दो कैटेगरी की होती है। एक का नाम होता है प्रो कैरियोटिक सेल और एक का नाम होता है यू कैरियोटिक सेल। अंतर यह होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक और नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। वापस चलते हैं जरा। वापस की स्थिति यह है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट सेल को देखोगे तो बाहर सेल वाल पाई जाएगी, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अगर किसी एनिमल सेल को देखोगे तो सेल वाल नहीं, बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। लेकिन चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में हमको क्या मिलेगा? डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल और न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों सेल में क्या स्थिति होती है? इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसकी जिम्मेदारी यह है कि इसने पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखा है, इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम साइटोप्लाज्म है। तो चाहे प्लांट सेल हो और चाहे बेटा क्या हो, एनिमल सेल हो, दोनों में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, जिसकी प्रॉपर्टी हमको नहीं भूलनी है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, इसी ने ऑक्युपाई कर रखा है किसको? वॉल्यूम ऑफ सेल। और तीसरी बात यह है कि यही मेन एरिना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया क्या है? यही है। और बहुत सारी वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स होती हैं, काहे? टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म के बारे में ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। साइटोप्लाज्म की खास बात यह है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यही ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल को, यही मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है, और यहीं पर वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे सेल किसमें रहती है? लिविंग स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये जनरल बातें की हैं, जरा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। पहली बात यह है कि टिपिकल प्लांट सेल के नाम पर हमको क्या पढ़ना है? ओनियन पील सेल। टिपिकल एनिमल सेल के नाम पर क्या पढ़ना है? ह्यूमन चीक सेल। दूसरी चीज ये है कि अगर हम किसी प्लांट सेल को देखेंगे तो बाहर हमको सेल वाल मिलेगी एज ए आउटर बाउंड्री, फिर हमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी उसके नीचे। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हमको डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम न्यूक्लियस होगा, जिसमें क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के नाम पर क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है,
हाँ, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्या मिलेगा हमको? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा जिसने ऑक्युपाई किया होगा वॉल्यूम ऑफ सेल को, जिसको हम कहेंगे क्या? साइटोप्लाज्म। और यही मेन एरिना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी यही है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसमें होती हैं जिससे सेल किस स्टेट में रहती है? लिविंग स्टेट में रहती है। अब आगे देखते हैं बेटा। सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस आधार पर? तो आंसर देंगे न्यूक्लियस के आधार पर। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। आगे स्थिति यह है कि चाहे किसी यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, किसी यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते क्या हैं? तो इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि बहुत सारे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि लाइसोसोम, जैसे कि वैक्यूल, जैसे कि माइक्रो बॉडीज इटीज, बहुत सारे। बस ये याद रखना है कि जो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? लैक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो अंतर मिल गए। न्यूक्लियस अगर है तो यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाल लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ होता ही नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी कुछ पाया जाता है। क्या? देखो देखो क्या है, तो उसका नाम है राइबोसोम। उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम से जुड़े पहला सवाल कि ये क्या है, तो कहेंगे ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये याद रखिएगा, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि ये प्रेजेंट है आल सेल। जब हम आल सेल कहते हैं, इसका मतलब होता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में पाए जाते हैं क्या? राइबोसोम। बस थोड़ा सा अंतर होता है, तो अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है वो 80S राइबोसोम। तो क्या अंतर होता है वो हम लोग राइबोसोम में पढ़ेंगे। तीसरी बात ये है कि ये कहां प्रेजेंट होता है, तो कहोगे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा ये और कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहां पाया जाता है? तो प्रेजेंट इनसाइड सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। कौन से सेल ऑर्गेनेल? तो दो ऑर्गेनेल याद रखेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। बस क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ किसमें मिला? प्लांट में। यहाँ क्वेश्चन देखो बेटा कैसे बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये साइटोप्लाज्म में भी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है, ये इनसाइड सेल ऑर्गेनेल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रोकैरियोट में कहाँ है, तो प्रोकैरियोट में सिर्फ साइटोप्लाज्म में है। लेकिन यूकैरियोट में कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में भी है, ईआर में भी पर भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में तो सब जगह है। लेकिन अगर एनिमल सेल कहेगा तो फिर एनिमल सेल में ये मत लगा देना बेटा कि एनिमल सेल में केवल 3 जगह मिलेगा। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, सॉरी एनिमल सेल में कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा, और कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलेगा, और कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कहाँ नहीं मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और बेटा अलग से याद रखेंगे, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इसी बगल में आप अलग से लिख लीजिएगा। अगर पूछेगा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? तो या तो आंसर न्यूक्लियस मिलेगा और या तो वैक्यूल। क्योंकि अगर एनिमल सेल दे दिया तब तो न्यूक्लियस ही आंसर हो जाएगा, अगर प्लांट सेल दिया तो क्या हो जाएगा? वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइबोसोम के बारे में इतने क्वेश्चन दिए हुए आपको याद रखना है। फिर एक छोटी सी बात और लिखी है, सेंट्रोसोम ना मिले तो सेंट्रियोल भी कह सकते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? तो ये भी एक प्रकार का नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। लेकिन किसमें पाया जाता है? तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और किस चीज के लिए पाया जाता है? तो कहेंगे फॉर सेल डिवीजन। इन जनरल ये एब्सेंट होता है किसमें? एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो अगर एक मोटी मोटी दिमाग में बात रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी प्लांट सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो सिर्फ राइबोसोम देंगे। लेकिन अगर किसी एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड पूछ लिया तो दो आंसर देंगे। कौन से? एक हमसे राइबोसोम देंगे और एक कौन सा? सेंट्रोसोम देंगे। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन अलग से भी आप याद रखिएगा। देखिए, सेल ऑर्गेनेल दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका सबसे बढ़िया आंसर आप क्या दोगे? तो सबसे बढ़िया आंसर आप दोगे राइबोसोम। लेकिन अगर राइबोसोम ना मिले तो आप दोगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अगर ये भी आंसर ना मिले तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि ये भी आंसर मिल सकता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, हाँ, अगर न्यूक्लियोलस भी ना मिले, एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं दिया था, तो आंसर फिर ये मिला था, क्रोमोसोम। बस बेटा याद ये रखना कि ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम तभी लगाएंगे जब ये दोनों आंसर ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ विकल्प होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल।
तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल की लंबी लिस्ट है, जैसे सबसे बढ़िया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी मिल जाएगा, या गोल्जी बॉडी से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रो बॉडीज। बस बेटा याद ये रखना कि ये तीन जो ऑर्गन है, ये कौन से, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जबकि ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये सब हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड अलग अलग है। ये लिस्ट बहुत काम के आपके है। नॉन मेम्ब्रेन में राइबोसोम, सेंट्रोसोम सबसे बढ़िया आंसर है। ना मिले तो न्यूक्लियोलस, वो भी ना मिले तब क्रोमोसोम के बारे में सोचेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन में है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज किसमें है, सिंगल मेम्ब्रेन। माइक्रोबॉडीज के नाम पर हो सकता है आपको मिल जाए ग्लाइऑक्सीसोम या परऑक्सीथिम, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम भी क्या है, एक प्रकार की माइक्रोबॉडीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन और याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल का जो शेप और साइज है, सेल के अगर हम साइज की बात करें तो साइज बहुत वेरिएबल है। जैसे पहला क्वेश्चन हमको याद रखना है स्मॉलेस्ट सेल, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, और क्यों दिया है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। हाँ, अगर ये ना मिले तो एक आंसर और मिल सकता है PPLO, और साइज 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट सेल में आंसर मिलेगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसी तरीके से अगर ह्यूमन आरबीसी पूछेगा तो आंसर देंगे 7.0 माइक्रोमीटर। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन पूछेगा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन पूछेगा, हाँ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन पूछेगा तो हम लोग आंसर देंगे नर्व सेल। और इसी तरीके से अगर पूछेगा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट तो आंसर हम लोग देंगे फ्लोएम फाइबर। तो अलग से क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा टिपिकल बैक्टीरिया का साइज बताइए तो 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी में ही एक जगह दिया हुआ है क्या, टिपिकल बैक्टीरिया, तो इसका जो साइज दिया है वो दिया है 1 to
2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अगर टिपिकल लिखा मिलेगा तो 1 to 2 लगाइएगा, सिर्फ बैक्टीरिया लिखा होगा तो 3 to 5 लगाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से टिपिकल यूकैरियोटिक सेल अगर पूछेगा तो आंसर दीजिएगा 10 to 20 माइक्रोमीटर। और लास्ट में है अगर वायरस का साइज पूछेगा तो दिया हुआ है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये डाटा है, सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें समझना कुछ नहीं है। इसी तरीके से हम साइज की अगर बात करें, शेप की अगर हम बात करें, शेप ऑफ सेल, तो शेप वेरिएबल होता है, बहुत सारे शेप होते हैं और वास्तव में शेप डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, तो कहेंगे एक्टिविटी ऑफ सेल। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग शेप होते हैं। कुछ शेप एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे आरबीसी तो दिया हुआ है राउंडेड एंड बाई कॉन्केव। जैसे नंबर 2 पर डब्ल्यूबीसी दिया है अमीबॉइड। जैसे नंबर 3 पर दिया है कलमनर इपीथीलियल। क्या दिया है? लॉन्ग एंड नैरो। इसी तरीके से दिया हुआ है नर्व सेल। नर्व सेल का जो शेप है वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ये बहुत स्पेशल है, ब्रांच्ड सेल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रैकीड का दिया हुआ है इलांगेटेड सेल। इसी तरीके से मीजोफिल सेल का दिया हुआ है राउंडेड एंड ओवल। तो ये सिर्फ रटने वाले, आपको शेप याद रखना है। अभी तक कोई पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर की नजर पड़ जाए और आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब एनसीईआरटी से इसको समराइज कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा कि आप पहले ही आपने ऑब्जर्व किया होगा सेल को। कौन सी सेल? ओनियन पील या कहें ह्यूमन चीक, वो भी कहाँ? अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा लाओ इसको फिर से देख लिया जाए, रिकलेक्ट कर लिया जाए। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। ओनियन सेल क्या है? ये टिपिकल प्लांट सेल है। खास बात क्या है? डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री, और उसके जस्ट विदिन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑफ ह्यूमन चीक की खास बात, मतलब एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन ही क्या है? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। इनसाइड ईच सेल, प्रत्येक सेल के अंदर क्या पाया जाता है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। उसमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। और मटेरियल के नाम पर क्या मिलेगा? डीएनए। ऐसी सेल जिसमें पाया जाए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उसको कहेंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन ऐसी सेल जिसमें ना पाया जाए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उसको कहेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसको टिक कर लो। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नाम क्या है? साइटोप्लाज्म।
जिसने अक्यूपाई कर लिया है किसको, वैल्यूम ऑफ सेल। यहाँ एसर्शन रीजन एक बनने वाला है, तो यहाँ AR लिख लीजिए। क्या, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये एसर्शन है, क्यों, तो यहाँ लिखा है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन में आ सकता है। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अतिरिक्त किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नाम उनका क्या है, ऑर्गेनेल है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे लाइसोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइक्रोबॉडीज या जैसे वैक्यूल। ये पॉइंट टिक कर लो। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम टिक कर लो, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। किसमें पाया जाएगा, आल सेल। और जब हम आल सेल की बात करते हैं तो इसमें यूकैरियोटिक भी होंगी, प्रोकैरियोटिक भी होंगी, प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे। लेकिन सेल के अंदर राइबोसोम कह रहा है नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाएगा, लेकिन और कहाँ पाया जाएगा, दो ऑर्गेनेल, एक का नाम क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में है, एक कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में कहाँ पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है। एनिमल सेल की बात करें तो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम, जो कि काम क्या करता है, सेल डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड क्या, एक्टिविटी। ये पॉइंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है, यहाँ नीट लिख भी लीजिए। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया का साइज कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर है। बस याद रखिएगा, अगर टिपिकल बैक्टीरिया पूछेगा, ये देखो एनसीईआरटी में एक पेज आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 बताओगे, टिपिकल यूकैरियोटिक 10 to 20 बताओगे, पीपीएलए 0.1 बताओगे और वायरस 0.02 से 0.2। वापस आते हैं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है, तो कहोगे एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल में से जो आरबीसी है उसका साइज कितना है, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल की अगर बात करें तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ये डिस्क से पॉलीगोनल, कलमनर, क्यूबॉइड कुछ भी हो सकती हैं। इनके शेप की अगर हम बात करें तो लिखा है शेप ऑफ सेल किससे डिपेंड है या किससे जुड़ा मसला है, फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, ये डायग्राम देख लो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है आरबीसी का शेप राउंडेड एंड बाइकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबॉइड है, कलमनर का लॉन्ग एंड नैरो है। इसी तरीके से नर्व सेल का है ब्रांच एंड लॉन्ग। ट्रैकीड की अगर बात करें तो इलांगेटेड है, और मीजोफिल सेल की बात करें तो राउंडेड एंड ओवल है। तो इस तरीके से ये हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अगले लेक्चर पर हम आपको कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल बताएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उसमें टोटल स्ट्रक्चर कितना होता है, और इस बार प्रोकैरियोटिक सेल से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, ये सब हम आपको अगले लेक्चर पर बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बाय बाय बच्चों।